वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अवर क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहला चेंज इन पीएसआर, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profit and loss, fourth revaluation of asset and liabilities, fifth amount payable to retiring or dead partner, sixth एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। अभी सबसे पहला टॉपिक हम कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पार्टनर ए, बी एंड सी हैं, जिनका रेशियो है 2:1। हम यहाँ पे पार्टनर ए को फर्म से बाहर निकालते हैं आइदर थ्रू रिटायरमेंट, और ये मान लो ए की डेथ हो जाती है। किसी भी रीज़न से हो, चेंज इन पीएसआर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। इसमें कुछ केसेस होते हैं, हम इस केस को डिस्कस करते हैं। केस 1, यहाँ पे बोला हुआ है कि पार्टनर ए फर्म छोड़ के जा रहा है एंड बी और सी के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना बोल दिया कि पार्टनर ए फर्म छोड़ के जा रहा है। तो उस केस में बी और सी का न्यू शेयर क्या होगा? जब भी तुम्हारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये याद रखना कि न्यू पीएसआर ऑफ बी एंड सी जो रहेगा वो जो तुम्हारा सेम रहेगा जो अभी एग्जिस्टिंग उनका शेयर, दैट इज 2:1। यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका शेयर 2:1 ही रहेगा जब तक तुमको क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ ना बोला हो तब तक। और इनका अगर गेनिंग रेशियो निकालना हो तुमको, तो गेनिंग रेशियो भी तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गेनिंग रेशियो भी तुम्हारा 2:1 ही आएगा। न्यू पीएसआर 2:1, गेनिंग रेशियो 2:1। केस 2, यहाँ पे बोला हुआ हो कि ए फर्म छोड़ के जा रहा है एंड बी और सी डिसाइड किए हैं कि जो ए का शेयर है उस शेयर को ये लोग एक किसी पर्टिकुलर एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब ये समझ लो कि जो ए का शेयर है अभी बिफोर रिटायरमेंट कितना था, 2/5। अब ये छोड़ के जा रहा है, तो इसका जो शेयर रहेगा 2/5 ये किसके पास जाएगा? तो बी और सी के पास जाएगा। तो बी और सी के पास कैसे जाएगा? जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से जाएगा। मतलब क्या, 2:1। जब क्वेश्चन पूछ नहीं दिया होगा मतलब ये है कि 2:1 पे ही वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके शेयर को ले रहे हैं। पर अगर तुमको एग्रीड रेशियो दे दिया हो कि ए का जो शेयर है वो किस तरीके से बी और सी लेने वाले हैं, तो हमको उस तरीके से बांटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ हो कि बी और सी डिसाइड कर रहे हैं कि ए का जो शेयर है उसको ये लोग लेंगे 2:3 के रेशियो पे। मान लेते हैं कि 2:3 पे रेशियो पे लेने का बात हुआ है, तो यहाँ पे बी को कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पे निकालते हैं अपन, बी गेन इक्वल्स टू बी को कितना मिलेगा? जो ए का शेयर है उसमें से बी और सी डिसाइड किए हैं कि 2:3 में लेंगे, तो 2/5 का इंटू 2/5 करेंगे। मतलब ए गेन करने वाला है 4/25 और सी का गेन होगा 2/5 में से सी को मिलेगा 3/5, मतलब 6/25। ये दोनों इतना इतना गेन कर रहे हैं। तो देखो इनका रेशियो क्या जा रहा है, गेनिंग रेशियो 2:3, दैट इज 4:6 यही आ रहा है, जो कि तुम्हारा 2:3 है। तो ये इनका क्या है, गेनिंग रेशियो है। तुम चाहे इसको 4:6 बोलो या 2:3 बोलो। और ये जो 4/25 है ये क्या है, गेनिंग शेयर है, ये इतना शेयर गेन किए हैं।
रेशियो जो आता है, किस रेशियो में उस गेन को वो लोग डिवाइड किए, उसको बोलते हैं हम गेनिंग रेशियो। मतलब क्या, 2/5 को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, वो होता है तुम्हारा गेनिंग रेशियो। और कितना गेन किए उसको हम बोलते हैं गेनिंग शेयर। तो यहाँ पे ये बी और सी का गेन हम निकाल लिए। अब हमको निकालना है कि बी का एक्चुअल में न्यू पीएसआर क्या है या न्यू शेयर क्या है। तो बी न्यू शेयर इक्वल्स टू जितना पुराना था, कितना था वो 2/5 प्लस अभी कितना गेन किया 4/25, ये जो आएगा वो होगा हमारा बी का न्यू शेयर। सिमिलरली सी न्यू शेयर निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, जो सी का पुराना शेयर था 1/5 प्लस अभी कितना गेन किया 6/25, ये आ जाएगा तुम्हारा सी का शेयर। कितना हो रहा है टोटल, ये 14/25 एंड 11/25। तो तुम्हारा बी और सी का जो न्यू रेशियो रहेगा वो होगा तुम्हारा 14:11। केस थ्री में ये हो सकता है कि यहाँ पे बोला हुआ हो कि पूरे के पूरा एक शेयर कोई एक पार्टनर लेके चला जाए। ये भी पॉसिबल है कि इनकी मर्जी है किस तरीके से ये लोग एग्री करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि बी बोले कि मेरे को उसका शेयर नहीं चाहिए और सी पूरा फुल्ली ए का शेयर ले ले। यहाँ पे सी अकेला गेन करेगा। सी का गेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/5 पूरा, बी का कोई गेन नहीं होगा। तो बी और सी का शेयर क्या आएगा यहाँ पे, बी का जो शेयर था न्यू पीएसआर वो क्या होगा तुम्हारा 2/5 एज इट इज। यहाँ पे एडिशन कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज कोई शेयर नहीं ले रहा है ये, तो 2/5 हो जाएगा। एंड जो सी का शेयर था ये था 1/5 प्लस ये पूरा शेयर ए का ले लिया 2/5, हो जाएगा तुम्हारा 3/5। तो यहाँ पे तुम्हारा न्यू पीएसआर आ जाएगा 2:3 बी और सी के बीच में। यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो कुछ नहीं है बिकॉज यहाँ पे बी गेन कर ही नहीं रहा है। रेशियो होता है जब कंपैरिजन की बात है, तो बी को कुछ ले ही नहीं रहा है तो उसका कोई गेन नहीं आएगा। तो सी अकेला गेन कर रहा है पूरा 100% ऑफ ए शेयर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू पीएसआर पहले से दिया रहता है और हमको बोलता है गेनिंग रेशियो निकालो। तो उस केस में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी और सी का न्यू रेशियो दे दिया हो कि वो क्या रहेगा 3:2 रहेगा। ये इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है। हमको पता है कि एग्जिस्टिंग रेशियो अभी क्या था ए बी सी के बीच में 2:1 था। अब यहाँ पे बी और सी का गेनिंग रेशियो निकालना है हमको। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गेनिंग रेशियो के निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका जो रिजल्ट आता है ये होता है हमारा गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर। तो यहाँ पे अभी बी का न्यू शेयर कितना है 3/5 और ओल्ड कितना था 2/5। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, बी इतना गेन कर रहा है, दैट इज 1/5 शेयर बी गेन किया है और सी कितना गेन कर रहा है, सी का न्यू शेयर है अभी 2/5, पहले था 1/5, सी भी गेन कर रहा है 1/5। मतलब क्या, दोनों इक्वली गेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन दोनों का गेनिंग शेयर आ जाएगा 1:1। तो क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो रिटायरिंग एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में टोटल चेंज इन पीएसआर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। पहली है वैल्यूड गुडविल एंड दूसरी है एग्जिस्टिंग गुडविल। अब क्वेश्चन में कौन सी गुडविल दी है उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूड गुडविल दी हो, या हो सकता है कि दोनों एग्जिस्टिंग एंड वैल्यूड दोनों दिया हो, या सिर्फ एग्जिस्टिंग दी हो। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दिया होगा तो क्या होगा, या हमको पता कैसे चलेगा वैल्यूड गुडविल है या एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो क्वेश्चन तुम्हारा वैल्यूड गुडविल का है या दोनों का है या एग्जिस्टिंग का है, इस पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी बोला हुआ हो कि गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करती है, बुक्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब क्या, वो तुम्हारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। या परचेज्ड गुडविल के बारे में दिया हुआ हो, या बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही होगी, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अवेलेबल है तो ये सब केसेस होते हैं तुम्हारे एग्जिस्टिंग गुडविल के। अदर देन दैट तुम्हारी वैल्यूड गुडविल मानी जाती है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया होगा
कि वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म इतनी है, या क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल दिया होगा, उसके एग्जिस्टिंग के बारे में नहीं दिया हुआ होगा, या वो गुडविल तुम्हारे बैलेंस शीट में ना होके एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी, वो हमारी वैल्यूड गुडविल है। तो वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर क्वेश्चन तुम्हारा साइलेंट है, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, कुछ नहीं बोला हुआ है और वैल्यूड गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, तो उस केस में हम एक सिंपल सी एंट्री पास करते हैं जो कि होती है हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये सिंपल सी एंट्री पास होगी। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और वैल्यूड गुडविल दी हुई है 60,000 और यहाँ पे बोला हुआ हो कि पार्टनर सी जो है वो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, पार्टनर सी छोड़ के जा रहा है। तो जब भी पार्टनर सी छोड़ के जाएगा, इसका मतलब क्या, ये सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर। यहाँ पे हम कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, जैसे हम कैलकुलेशन लिखे हैं यहाँ पे 60,000 दैट इज वैल्यूड गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो जो सी का शेयर रहेगा वो उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर रहेगा, दैट इज 1/6 इक्वल्स टू 10,000। यहाँ पे लिख देंगे 10,000। अब ये जो सी को हम क्रेडिट किए 10,000 से, ये इसके पास 10,000 आएगा कहाँ से? तो ये जो देंगे ए और बी देंगे। तो ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन साइलेंट होगा, सी जा रहा है और ए और बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है, तो इनका जो गेनिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जो इनका रेशियो है अभी, दैट इज 3:2। ये इनका गेनिंग रेशियो है। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स को हमको डेबिट करना है, तो ए कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सिमिलरली बी कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर हमको गेनिंग रेशियो पता है, तो ये जो अमाउंट निकाले हैं हम, दैट इज सी का शेयर इनटू दैट गेनिंग रेशियो करेंगे हम, दैट इज 3:2। तो अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ये अमाउंट हमको ए देगा, दैट विल बी 6,000 एंड बी का शेयर हो जाएगा तुम्हारा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, क्योंकि इनका ये गेनिंग शेयर है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4,000। ये हम निकाल लिए डायरेक्ट। अगर तुमको रेशियो दिया हुआ रहेगा तो तुम डायरेक्ट जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उसके शेयर को तुम उस गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दोगे, ये तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। बट अगर तुमको रेशियो नहीं दिया हो और तुमको गेनिंग शेयर निकालने की जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय जो तुम्हारा गेनिंग शेयर आएगा, जो तुम्हारा यहाँ पे गेनिंग शेयर आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ए का अमाउंट, एंड फिर सेम तरीके से बी का गेनिंग शेयर निकालेंगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय बी का गेनिंग शेयर। तो यहाँ पे हमको उसके गेनिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि गेनिंग शेयर कैसे निकाला जाता है। हम करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग शेयर आ जाएगा, तो उससे भी हम अमाउंट निकालेंगे, यही हमारी 6,000 एंड 4,000 आएगी। तो वैल्यूड गुडविल का बस यही ट्रीटमेंट होता है, डायरेक्ट सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। एग्जिस्टिंग गुडविल के क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका है कि क्वेश्चन साइलेंट हो, या क्वेश्चन में बोला हो कि गुडविल को राइट ऑफ कर दो, मतलब गुडविल को बुक से हटा दो। सेकंड बोल सकता है कि गुडविल को मेंटेन करना है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, या गुडविल को बैलेंस शीट में तुमको शो करना है, राइट ऑफ नहीं करना है, या कुछ भी बोल सकता है। इसका मतलब ये है कि गुडविल तुमको एज इट इज मेंटेन करना है। तो ये दोनों तरीके से किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, उस केस में हमको एक ही एंट्री पास करनी है एंड उसमें हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब वो एंट्री रहेगी तुम्हारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री हमको पास करने के रहती है। ये गुडविल का अमाउंट क्या रहता है हमारा, जो तुम्हारे बैलेंस शीट में या एग्जिस्टिंग गुडविल का जो अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे, एंड इस अमाउंट को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे जो तुम्हारा होगा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ओल्ड रेशियो जो भी रहेगा उसको हम शेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 1:1:1 और तुमको एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है 30,000 की। ये तुम्हारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल 30,000, एंड इसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे बिकॉज 1:1:1 है। तो ए का अमाउंट आ जाएगा 30,000, बी डेबिट 30,000, सी डेबिट ए डेबिट 10,000, बी डेबिट 10,000, सी डेबिट 10,000 टू गुडविल 30,000। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सिंपल सी एंट्री पास होती है। बट जब तुम्हारा क्वेश्चन में बोल दिया हो कि तुमको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के केस पे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बिकॉज क्या है, हम गुडविल को फिर राइट ऑफ नहीं कर सकते, हमको गुडविल को मेंटेन करना रहेगा। तो उस केस में हमको एक और एंट्री पास करनी होगी, और वो एंट्री ये रहेगी कि जो एंट्री हम पास किए हैं अभी इसको रिवर्स करना है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। हम करेंगे यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट। ये जो अमाउंट रहेगा जो ऊपर वाली एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में जो हम पास किए वहां पे जो गुडविल को क्रेडिट किए हैं उसी अमाउंट से हम गुडविल को डेबिट करेंगे सेकेंड एंट्री पे। बट यहाँ पे जो हम क्रेडिट करेंगे वो होगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल। बट कौन से पार्टनर्स, रिमेनिंग या न्यू, मतलब क्या जो पार्टनर चला गया उसके बाद जो पार्टनर्स बचे या और कोई ऐड हुआ तो वो पार्टनर्स को यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम न्यू पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोल सकते हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से रेशियो में होगा, इनका अमाउंट तो सेम है यहाँ पे, ये जो होगा तुम्हारा न्यू रेशियो में रहेगा। तो ये एंट्री हमको पास करनी पड़ती है। तो ये दो एंट्री पास होती है जब तुमको बोला हो कि तुमको मेंटेन करना है। जब साइलेंट करना होगा तो सिर्फ एक एंट्री में काम बन जाएगा, ओनली फर्स्ट एंट्री। अगर मेंटेन करना हो तो फर्स्ट और सेकंड हमको दोनों पास करना पड़ता है। बट इसका एक और ऑप्शन है, अगर मेंटेन करने की बात आ रही है और तुमको ये दो एंट्री पास नहीं करना है तो हम एक एंट्री, सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, और उसकी एंट्री ये होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो हम वैल्यूड गुडविल की जो एंट्री पास किए थे उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री है। तुम ऑप्ट कर सकते हो कि तुमको ये सिंगल एंट्री पास करनी है या ये दोनों एंट्री पास करनी है। इन केस ऑफ मेंटेन, जब भी मेंटेन करने की बात आएगी तुम ये दोनों एंट्री पास कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग, या एक सिंगल एंट्री पास करते हो, ये तुम्हारा ऑप्शन है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुमको इसी एंट्री को पास करना है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सिर्फ इतना ही है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता और कोई एडजस्टमेंट नहीं आते। तो हम थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वह है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है या बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है या कोई भी फ्री रिजर्व वहाँ पे दिख रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसके लिए एक ही ध्यान रखना कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होता है हमारा, ये हमारा फ्री रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी होती है। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया होगा तो उसको इग्नोर करना है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोल दे ये लायबिलिटी अब नहीं रखना है या इस लायबिलिटी को राइट ऑफ कर देना है। तो हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ईपीएफ को तुमको कुछ नहीं करना है, ईपीएफ इज ए लायबिलिटी, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। या तुमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को या प्रॉफिट लॉस को डायरेक्ट पार्टनर्स को शेयर कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री पास होती है, जो भी तुमको आइटम दिया हुआ होगा दैट इज रिजर्व या
प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब रिटायरमेंट से पहले जितने पार्टनर्स थे उन पार्टनर्स को हम शेयर कर देंगे इन ओल्ड रेशियो पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बस यही ट्रीटमेंट करना होता है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया हो, लाइक कि तुमको यहाँ पे मेंटेन करना है, इसको राइट ऑफ नहीं करना है, राइट ऑफ करने से मना कर दिया और क्या बता दिया कि तुमको इस अमाउंट को मेंटेन करना है, तो जब भी क्वेश्चन में तुमको मेंटेन करने बोलेगा और तुमको रिजर्व या प्रॉफिट लॉस या क्रेडिट बैलेंस या WCR दिया हुआ होगा, तो उस केस पे हम जैसे वैल्यूड गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते हैं सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। वो एंट्री क्या पास करते हैं हम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो यहाँ भी वही एंट्री पास होगी, उसी तरीके से एंट्री पास होगी। कैलकुलेशन का तरीका, वहाँ पे जो वैल्यूड गुडविल का जो अमाउंट था वो अमाउंट ले रहे थे, यहाँ पे इस रिजर्व या प्रॉफिट लॉस या WCR के बैलेंस का अमाउंट लेंगे एंड मल्टीप्लाइड उसी रेशियो से करेंगे जिस तरीके से हमने वैल्यूड गुडविल के टाइम पे किया था। तो कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से एंट्री पास होती है। बट WCR के केस में एक एडिशनल केस बनता है कि WCR के बारे में ये बता सकता है कि 1 लाख का WCR है और यहाँ पे ये बता देगा कि तुम्हारी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, सपोज 30,000 का है, तो यहाँ पे इस 30,000 को तुमको हमेशा मेंटेन करना ही रहेगा। बाकी जो 70,000 है उस 70,000 को ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब क्या करेंगे, हम 30,000 का लायबिलिटी के लिए छोड़ देंगे, बाकी जो 70,000 रहेगा उसको हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे जो हमारा रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस का होता है, और जो रिमेनिंग 30,000 रहेगा इसको हम बैलेंस शीट में एज इट इज लायबिलिटी में शो करते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ फ्री रिजर्व को ही हम ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ फ्री रिजर्व का ही एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे फ्री रिजर्व 70,000 माना जाएगा। अब चाहे तुम्हारा क्वेश्चन में ये दिया हो कि 30,000 तुमको क्लेम के लिए रखना है और बाकी 70,000 के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 70,000 को पूरे को डिवाइड कर देंगे, पूरे पार्टनर्स को दे देंगे। यहाँ पे जैसे 70,000 को डेबिट करेंगे और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल अगर A B C है तो उनको जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में यहाँ पे उनको डिवाइड कर देंगे। पूरा 1 लाख डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्लेम रहेगा। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि पूरा पूरा 1 लाख मेंटेन करो, ऑल्दो क्वेश्चन में फिर वहां पे ये नहीं बताएगा कि 30,000 का क्लेम है, क्वेश्चन में बोल देगा कि पूरा 1 लाख को मेंटेन करो। तो जब 1 लाख पूरा मेंटेन करने की बात आ जाएगी तो जैसे वैल्यू गुडविल के केस में एंट्री पास किए थे, गेनिंग पार्टनर्स डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, उसी तरीके से एंट्री पास होगी। जिस तरीके से तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे सकता है और रिजर्व दे सकता है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे सकता है, उसी तरीके से तुमको एसेट साइड पे कुछ चीज़ें दे सकता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे लिखा हुआ हो या एक्यूमुलेटेड लॉस हो या तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ हो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या दिया हो सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ हो, तो उस केस में हमको क्या ट्रीटमेंट करना होगा। जब भी तुमको एसेट साइड में ये अमाउंट शो करेगा, एक चीज़ ध्यान रहे कि चाहे क्वेश्चन में अब बोले या ना बोले तुमको वो ट्रीटमेंट करना ही होता है। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो मैंने वो बता रहा था वहां पे क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। क्वेश्चन साइलेंट मतलब उस चीज को बिल्कुल भी नहीं बताएगा, चाहे वो कुछ ना बोला हो, तुमको उस चीज को ध्यान रखना है कि उस चीज का ट्रीटमेंट होना है। लाइक वैल्यू गुडविल का वो कुछ नहीं बोला होगा तब भी तुमको ट्रीटमेंट करना ही है। एग्जिस्टिंग का तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जिस्टिंग गुडविल है और कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं दी है या कुछ नहीं बताया गया है, तब भी तुमको एडजस्टमेंट करना ही है। सिमिलर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन का है, रिजर्व का है, तुमको ट्रीटमेंट करना ही होता है। उसी तरीके से अगर तुमको एसेट साइड में सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सेम ट्रीटमेंट है जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल का है। जो हम एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं सेम ट्रीटमेंट होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इसको राइट ऑफ कर देंगे, ये जो भी अमाउंट होगा किसी भी नाम से होगा इसको हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, वो हम एग्जिस्टिंग गुडविल में डिस्कस कर चुके। और अगर मेंटेन करने बोलेगा तो वो भी हम डिस्कस कर लिए कि 2 अल्टरनेटिव तरीके हैं वहां पे। एक ये है कि
दो एंट्री पास करना है और एक सिंगल एंट्री में बात बन जाती है। तो जो तुम्हारा मन वो फॉलो कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि सेम ट्रीटमेंट होता है जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल के टाइम पे होता है। ये हमारे 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे 4th नंबर टॉपिक पे, जो है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन में तुमको जर्नल एंट्री पास करने बोले। नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्री कैसे पास होती है और अकाउंट कैसे बनते हैं। कभी भी क्वेश्चन में अगर रिवैल्यू करने बोला, मतलब क्या, एसेट एंड लायबिलिटी के अमाउंट को चेंज करने बोला, जो अमाउंट अभी एग्जिस्टिंग है उससे कुछ चेंज करना, तो ध्यान रहे कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो तुम्हारा फायदा है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान है, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो फायदा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है एंड लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन दोनों का सेम एंट्री पास होती है। वो एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। इसका रीजन ये है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा घाटा है, एसेट कम हो गया तो भी हमारा घाटा है। तो क्या करते हैं हम, नुकसान हो रहा है तो हमारा रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। तो हम यहाँ पे करेंगे रिवैल्यू कर रहे हैं, करके नुकसान हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट। जो एसेट हमारा कम हो रहा है या जो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, उस चीज को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी एंट्री होगी। बट अगर हमारा एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड, या लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, जो एसेट या जो लायबिलिटी तुम्हारी चेंज हो रही है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 2 एंट्री हमको पास करना होता है। हम एक थर्ड एंट्री और पास करते हैं। वो एंट्री ये रहती है कि तुम्हारा रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है कौन सा ज्यादा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा क्रेडिट रिवैल्यूएशन ज्यादा है और डेबिट रिवैल्यूएशन कम है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट है। और अगर तुम्हारा डेबिट रिवैल्यूएशन ज्यादा है और ये क्रेडिट रिवैल्यूएशन कम है, तो तुम्हारा लॉस है। तो अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या किए हम, जो रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा था, उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स को दे दिया। बट अगर तुम्हारा यहाँ पे लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन पे लॉस है, तो हम जो थर्ड नंबर जो एंट्री है उसको जस्ट क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, वो होगा तुम्हारा ओल्ड रेशियो पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ इतनी ही एंट्री पास करनी होती है तुमको। अब देखते हैं हम कि इसका रिवैल्यूएशन का अकाउंट अगर बनाने बोला गया तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट कैसे बनता है। अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे दिखा देंगे टू एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट का नाम, किसी भी एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे दिखा देंगे टू लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का नाम। अगर तुम्हारा एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे दिखाएंगे टू एसेट, इंक्रीज इन एसेट जो रहेगा तुम्हारा। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय लायबिलिटी करके। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे दिखा देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स को शेयर कर देंगे, ए बी सी डी जितने पार्टनर्स होंगे उनके ओल्ड रेशियो पे। और अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस कर देंगे और पार्टनर्स को शेयर कर देंगे, ए बी सी डी उनके ओल्ड रेशियो पे। ये तुम्हारा सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। हम जितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन सब पे लास्ट में एक अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड हर चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमाउंट पेबल टू पार्टनर। पार्टनर को कितना अमाउंट देना है उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तब। बट उससे पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट है कि प्रॉफिट के लिए रिटायरमेंट या डेथ कोई जरूरी नहीं है कि साल के एंड में या ईयर के बिगिनिंग में ही हो, कभी भी हो सकती है।
अगर ईयर एंड में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा साल भर काम किया है, फिर साल भर की प्रॉफिट मिलेगी। बट अगर मान लो डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी साल के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और हम अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को, मतलब बिगिनिंग कब करते हैं, 1 अप्रैल में। तो अब इस केस में देखो हमारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है ईयर एंड में, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब ये जो गैप है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो पार्टनर इस ड्यूरेशन तक काम किया, यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी, यहाँ पे वो नहीं था, बट जितना वो काम किया है उतना तो प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको। अब वो नहीं है तो उसका लीगल हेयर होगा या उसका एग्जीक्यूटर होगा, तो जिसको भी हमको उसके बदले पैसा देना है या रिटायरमेंट पार्टनर को पैसा पे करना है, हमको पे करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे 6 मंथ हो रहा है, 6 मंथ वो काम नहीं किया बिकॉज वो छोड़ के चला गया या उसकी डेथ हो गई, बट जो भी 6 महीना वो काम किया, इस 6 मंथ का प्रॉफिट उसको देने का रहता है। अब वो प्रॉफिट हम देंगे कहाँ से, बिकॉज हम तो कैलकुलेट कब करेंगे 31 मार्च को, बट उसकी डेथ कब हो चुकी है, 1 अक्टूबर में हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि हमको ये जो प्रॉफिट निकालना है 6 मंथ का कैसे निकालेंगे। तो वो क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रीवियस ईयर के 3 साल या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लो। हम 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो वो 1 साल का प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हम उसको 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमको क्वेश्चन में दिया हो कि पिछले 3 साल में फर्म कमा रही है 10,000, 12,000 और 11,000। ये तुमको बता दिया है कि फर्म इतना कमाती है, तो हम क्या करेंगे, 3 साल का एवरेज ले लिए, दैट इज 11,000। अब 11,000 फर्म क्या कर रही है, पर एनम एवरेज कमा रही है, हमको इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 6/12, या जितना मंथ होगा उतना मंथ यहाँ पे हम लिख देंगे। ये तुम्हारा 6 मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 5,500। अब इस 5,500 में से जिस पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है उसको हम वो शेयर दे देंगे, बाकी हम रिमेनिंग पार्टनर्स को अभी नहीं देंगे, बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर्स तो ईयर एंड तक रहने वाले हैं और ये एक्चुअल प्रॉफिट भी नहीं है, इसका तो हम क्या निकाल रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इसको हम क्या करेंगे, 5,500 मल्टीप्लाइड बाय जिस पार्टनर की डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रहा है उसको हम उसका शेयर दे देंगे। और अभी तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता है, इसके लिए एक एंट्री यहाँ पे पास करते हैं हम, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू जिस पार्टनर की डेथ हुई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर को हम क्या करेंगे, उसका शेयर दे देंगे। हम एडजस्टमेंट अकाउंट इसलिए लिखते हैं बिकॉज क्या है, जब हम साल के एंड पे आएंगे तो हमको ये पता रहेगा कि हमने ये प्रॉफिट को ऑलरेडी पार्टनर को दे चुका है, उस साल के एंड में इतना प्रॉफिट हमको कम करना पड़ेगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो कि हमको करना पड़ता है जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो रहा है या ड्यूरिंग द ईयर फर्म छोड़ के जा रहा है। बाकी कितना अमाउंट पेबल होगा, क्या होगा, वो हमको कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा कि पार्टनर का कितना बैलेंस था, क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ, कि हमने रिजर्व का एडजस्टमेंट किया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, कितना ऐड होगा कितना माइनस होगा, उसके बाद का जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट उसका पेबल निकलता है। तो उस चीज़ को हम कर पाएंगे जब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टोटल 5 केसेस बनते हैं। उन 5 केस के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू केसेस हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज आता है। हम पहला केस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड सेकंड केस के लाइक बनाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आते हैं सॉल्यूशन में देखेंगे। फिर उसी तरीके से हम टोटल 5 केस के डिस्कस करेंगे एंड सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आते रहेंगे उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, लिसा, मोनिका एंड निशा were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. यहाँ पे दिया हुआ है, trade creditors 1,60,000, bills payable 2,44,000, employees provident fund 76,000. लिसा का कैपिटल दिया हुआ है 14 लाख, मोनिका का 14 लाख, निशा 3,60,000। टोटल कैपिटल
31,60,000। नेक्स्ट दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, मशीनरी 12 लाख, स्टॉक 10 लाख, डेटर्स 4 लाख, बैंक 40,000। ऑन 31st March 2019 मोनिका रिटायर्ड, मोनिका का रिटायरमेंट हो गया from the firm and the remaining partners decided to carry on the business। कौन कौन रिमेनिंग पार्टनर्स हैं? लीसा एंड निशा, ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो कि बिजनेस को कैरी ऑन करने का डिसाइड कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 एंड मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, मशीन की वैल्यू को कम करना है। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। क्या बोला यहाँ पे? जो तुम्हारा स्टॉक है 10 लाख का, इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है मोनिका, वो 50% मतलब 5 लाख का स्टॉक मोनिका लेके चले जा रही है और रिमेनिंग 5 लाख फर्म में रहेगा और उसके बारे में आगे कुछ बोला हुआ नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हमको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाने का है। फिर दिया है goodwill of the firm be valued at 3 lakh rupees and Monica's share of goodwill be adjusted in the account of Lisa and Nisha। ये वैल्यूड गुडविल के बारे में दिया हुआ है। आगे की जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो एडजस्टेड करना है या नहीं करना है ये हमको ऑलरेडी पता है। वैल्यूड गुडविल का जो ट्रीटमेंट हम सीखे हैं वही ट्रीटमेंट होता है। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमारे कुछ काम की नहीं है। वैल्यूड गुडविल तुमको 3 लाख रुपीज दी हुई है। नेक्स्ट दिया हुआ है The total capital of the new firm be fixed at 27 lakh। ये जो तुम्हारा 5th नंबर पॉइंट है यही तुम्हारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है जो हम टॉपिक कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे तुमको न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब जो रिमेनिंग लीसा एंड निशा रहेंगे आफ्टर मोनिका के जाने के बाद, तो उनका न्यू कैपिटल तुमको दिया हुआ है कितना? 27 लाख रहेगा। तो ये पहला एडजस्टमेंट है। अब जब हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो हम बस सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट को चेंज करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है न्यू कैपिटल 27 लाख रहेगा विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीसा एंड निशा। क्या बोल दिया? ये 27 लाख न्यू कैपिटल रहेगा, वो कैसे रहेगा? लीसा का एंड निशा का रहेगा। कितना कितना रहेगा? उनका जो पीएसआर रहेगा, उनका जो न्यू पीएसआर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। तो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यू पीएसआर दिया हुआ नहीं है। तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि जब तुमको न्यू पीएसआर दिया हुआ नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं? 2:1 ओल्ड है, इसमें से मोनिका चले जाएगी, क्या बचेगा? 2:1 बचेगा। यही तुम्हारा क्या है? न्यू पीएसआर है ऑफ लीसा एंड निशा। तो 2:1 पे इनका कैपिटल रहेगा। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे For this purpose, current account of the partners were to be opened। ये क्या बोला हुआ है? ये कैपिटल रहेगा इनका। फॉर एग्जाम्पल 27 लाख है टोटल, तो 27 लाख में से 2:1 पर रहना चाहिए, तो 2/3 दैट इज 18 लाख। लीसा का कैपिटल होना चाहिए 18 लाख एंड निशा का होना चाहिए 9 लाख। जब हम इसको एक्चुअल में चेक करेंगे, अगर कुछ अमाउंट का डिफरेंस आएगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जब इनका कैपिटल चेक करेंगे, अगर लीसा का 18 लाख से कम ज़्यादा होगा तो ये इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे? बोला हुआ है करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इस पर और क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिवैल्यू हो रही है। तुमको यहाँ पे बोला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो 2,40,000 से। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना है, यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। नेक्स्ट बोला हुआ है मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 10% से। तो मशीन की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं। यहाँ पे मशीन की वैल्यू दिया हुआ है 12 लाख, तो यहाँ पे 10% कम करना है। यहाँ पे लिख देंगे टू मशीनरी, 12 लाख का 10% 1,20,000। नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। ये क्या कर रहा है? मोनिका जो पार्टनर है वो जाते जाते 50% स्टॉक अपना लेके जा रही है, तो यहाँ पे उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, वो आएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट पे। नेक्स्ट बोला हुआ है
5% for doubtful debt was to be made of 5% on debtors। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है तुमको 5%। 4 लाख का तुम्हारा डेटर्स दिया हुआ है, इसका 5% हमको बनाना है, दैट इज 20,000। यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जितने भी रिवैल्यूएशन के थे सारे ट्रीटमेंट खत्म हो गए। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, तो ये देखो इस साइड का बैलेंस आ रहा है तुम्हारा 2,40,000, दैट इज क्रेडिट साइड का बैलेंस, एंड डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है हमारा 1,40,000। मतलब तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख। अब इस 1 लाख को हमको शेयर करना है तीनों पार्टनर्स में जो तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स थे, दैट इज लिसा, मोनिका एंड निशा। एंड किस रेशियो में शेयर करेंगे, इनका जो ओल्ड रेशियो था जो था तुम्हारा 2:1 के रेशियो पे, तो इसको शेयर करेंगे। तो 1 लाख को 2:1 पे शेयर करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 40,000, 20,000। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 14 लाख, 14 लाख एंड 3,60,000। इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 14 लाख, 14 लाख, 3,60,000। यहाँ पे हमको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था। यहाँ पे देखो 40,000, 40,000 एंड 20,000 यहाँ पे शो कर देंगे इसको 40,000, 40,000, 20,000। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि और तुमको यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या। तो एसेट साइड में तुमको कोई भी गुडविल या प्रॉफिट लॉस का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या तुमको सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली ना तुमको रिसिप्ट साइड में कोई फ्री रिजर्व वगैरह दिया हुआ है। ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ये तुम्हारी लायबिलिटी होती है, इसको हम शेयर नहीं करते, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तो एक बस ट्रीटमेंट बच गया तुम्हारा, वो ये है कि पॉइंट नंबर 2 का 50% स्टॉक को मोनिका लेके जा रही है। तो स्टॉक 10 लाख का था, उसमें से 50% मोनिका लेके चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्टॉक, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक मोनिका में 5 लाख। तो मोनिका 5 लाख का स्टॉक लेके जा रही है। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है हमारा, वो है तुम्हारे वैल्यूड गुडविल का। अब वैल्यूड गुडविल के केस में मैं तुम लोगों को बताया था किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। हमको यहाँ पे मोनिका का शेयर निकालना पड़ेगा। मोनिका का शेयर दिया हुआ है 3 लाख, टोटल गुडविल है, मल्टीप्लाइड बाय मोनिकास शेयर दैट इज 2/5 इक्वल्स टू 1,20,000। ये 1,20,000 कौन देंगे मोनिका को, लिसा और निशा मिल के देंगे, बिकॉज ये इसकी गुडविल है। अब यहाँ पे इस 1,20,000 को कैसे शेयर करना है, हमको गेनिंग रेशियो में शेयर करना है। तो गेनिंग रेशियो हमको निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग न्यू पीएसआर। तो जब तुम्हारा क्वेश्चन साइलेंट होता है रिगार्डिंग पीएसआर, तो तुम्हारा गेनिंग रेशियो क्या रहता है, जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो रहता है लिसा और निशा का। तुमको यहाँ पे लिसा, मोनिका एंड निशा का दिया हुआ है 2:1। मोनिका जा रही है, इनका बचा 2:1, यही इनका न्यू रेशियो है, यही इनका गेनिंग रेशियो भी है। तो 1,20,000 को 2:1 पे हम शेयर कर देंगे, तो आ जाएगा 80,000 लिसा का एंड निशा का आ जाएगा 40,000। कैसे निकला ये, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1/3, 80,000, 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मोनिका को 1,20,000 मिलेगा, वो कौन देगा, बाय लिसास कैपिटल। ये लिसा देगी कितना, 80,000 एंड निशा देगी 40,000।
तो इनका कैपिटल हम कर देंगे, ये किसको दिए हैं दोनों मिलके, मोनिका को दिए हैं, तो 2 मोनिकास कैपिटल, निशा दिए 80,000, इसका कैपिटल 80,000 कम करेंगे और इसका कम करेंगे 40,000। अब क्वेश्चन के जितने एडजस्टमेंट थे हमने सारे कंप्लीट कर दिए। अब करते हैं यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए तुमको देखो यहाँ पे क्या करना होता है। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, जबकि यहाँ पे बता चुका है 27 लाख तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है, और एक किसका रहेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का, दैट इज लिसा एंड निशा का। कैसे रहेगा ये, 2:1 पे रहेगा। तो लिसा का कैपिटल हम निकाल चुके थे ऊपर 18 लाख और निशा का निकाले थे 9 लाख। ये कैसे निकला, 27 लाख मल्टीप्लाइड बाय इसका न्यू रेशियो जो कि 2:1 था तुम्हारा, तो 2/3 एंड 1/3। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2 क्लोजिंग कैपिटल, लिसा का 18 लाख एंड निशा का 9 लाख, ये इसका आना ही है। हम मोनिका का भी अब खत्म कर देते हैं बिकॉज मोनिका का रिटायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोनिका का टैली करेंगे। तो मोनिका का टैली करने के लिए हम मोनिका का क्रेडिट साइड का अकाउंट को टोटल करते हैं, ये आ रहा है 15,60,000, और इसका क्रेडिट साइड डेबिट साइड देखेंगे हम, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख। तो दोनों का डिफरेंस ये तुम्हारा 10,60,000, ये 10,60,000 क्या हो जाएगा, मोनिकास लोन अकाउंट। कि मोनिका को अभी हम पेमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है कि मोनिका को पे करना है या नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बताया होता तो मोनिका को पे कर दो, तो हम यहाँ लिखते टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, हम मोनिका को यहाँ पे कर देते। बट क्वेश्चन में क्या साइलेंट है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे टू मोनिकास लोन अकाउंट, बाद में इसको पे कर देंगे, अभी ऐसे लोन रखे हुए हैं। अब हम करते हैं लिसा और निशा का टैली। लिसा का टोटल देखो यहाँ पे, अगर चेक करेंगे तो डेबिट साइड में तुम्हारा टोटल आ रहा है 18,80,000 और क्रेडिट साइड में है अभी टोटल 14,40,000। यहाँ भी हमको चाहिए 18,80,000। जो डिफरेंस है, डिफरेंस को क्या बोला हुआ है, कैपिटल अकाउंट को ओपन करके एडजस्ट करो। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिसास कैपिटल अकाउंट, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को यहाँ पे हम लिख देंगे, जो कि तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है 4,40,000 का। सिमिलरली हम इसको भी टैली करेंगे, निशा को भी। निशा का टोटल आ रहा है 9,40,000, यहाँ भी 9,40,000 आना चाहिए। जो इसका डिफरेंस है उसको हम एडजस्ट करेंगे बाय निशास करंट कैपिटल अकाउंट खोल के। क्वेश्चन में बोला हुआ है करंट कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे लिसा का करंट कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे अपन। तो निशास करंट कैपिटल हमको ओपन करना है, वो ओपन होगा तुम्हारा 5,60,000 से। ये तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जो रिमेनिंग बचता है तुम्हारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो बैलेंस बचे हुए रहेंगे उनको हम एज इट इज शो कर देंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सारे कैपिटल के जितने एडजस्टमेंट थे उसको डिस्कस करते हैं। पहला एडजस्टमेंट था तुम्हारा कि जहाँ पे तुमको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो, तो क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो उसको हम डायरेक्ट निकालेंगे एंड उनके क्लोजिंग कैपिटल में लिख देंगे। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम यहाँ पे करंट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किए। ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं करंट कैपिटल को यूज करके। क्वेश्चन में बोला था करके, क्वेश्चन में नहीं बोलता तो भी करंट कैपिटल देते, या कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये लोग पैसा लेके आएंगे जो डिफरेंस है। अगर ऐसा होता तो उस केस पे यहाँ पे हम कर देते बाय कैश लिख के दोनों को लिख देते 4,40,000 एंड 5,60,000, मतलब कि इतना पैसा ये लोग लेके आएंगे। तो इस तरीके से एक एडजस्टमेंट होता है। हम एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लेते हैं यहाँ पे तुमको जो 27 लाख क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ होता, अगर 27 लाख तुमको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होता तो ये हम यहाँ पे निकाल नहीं पाते। अगर वो नहीं निकलता तो हमारा ये सब भी चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिसा एंड निशा दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम अभी क्या करेंगे, हम लिसा का क्रेडिट साइड का बैलेंस का टोटल करेंगे। तो लिसा का अभी का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, तो लिसा का कैपिटल अभी के लिए आ रहा है, हम कितना करेंगे यहाँ पे 14,40,000, ये जो इसका टोटल है क्रेडिट साइड का माइनस डेबिट साइड 80,000, ये इसका आ रहा है 13,60,000।
एंड निशा का आ रहा है डेबिट साइड का टोटल 3,80,000 माइनस 40,000, दैट इज 3,40,000। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पे दोनों का जो कैपिटल आया है इसको हम टोटल करेंगे, जो कि हो रहा है तुम्हारा 17 लाख। अब ये जो 17 लाख आया, इस 17 लाख को हम क्या करेंगे? 2:1 पे शेयर कर देंगे। मतलब क्या 2:1 क्या है तुम्हारा? निशा एंड निशा का न्यू PSR है। जब सेकंड केस ये ले रहे हैं हम, जब तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जो इनका जो कैपिटल आएगा उस कैपिटल को न्यू PSR में रहना चाहिए। जो तुम्हारा कैपिटल आएगा वो कैपिटल तुम्हारा न्यू PSR में रहना चाहिए। जब इस तरीके से क्वेश्चन में बोल दिया तो तुमको यहाँ पे जो तुम्हारा कैपिटल आएगा, नॉर्मली जो हम निकालते हैं, उस कैपिटल को तुमको रफ में कैलकुलेट करना है एंड फिर उसको 2:1 में शेयर करना है, जो कि लिसा निशा का तुम्हारा न्यू कैपिटल आ जाएगा। तो वो जो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम उसको यहाँ पे शो कर देंगे। फिर जो डिफरेंस बचेगा उस डिफरेंस को आइदर 2 या बाई साइड पे करेंट कैपिटल या कैश लिख के हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखते हैं हम थर्ड केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। थर्ड केस में तुमको यहाँ पे ये दिया रहेगा, मोनिका जो रिटायर हो रही है उसको जितना भी पैसा देने का है तो पूरा पैसा हम कैसे देंगे? कैश में देंगे। पूरे पैसे को कैश में देने के लिए बोलेगा। उस केस में यहाँ पे ये बताएगा कि जो पैसा ये लोग लेके आएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स लिसा और निशा, वो पैसा लेके आएंगे। इस तरीके से पैसा लेके आएंगे कि दोनों का कैपिटल ऐसा हो जाए जैसा उनका रेशियो। मतलब क्या? यहाँ पे हम अगर देखेंगे क्वेश्चन पे तो हमको मोनिका को देने का है 10,60,000 टोटल देने के। अब अपने पास बैंक में अवेलेबल है 40,000, ओनली 40,000 अवेलेबल है और हमको पे कितना करना है? 10,60,000 पे करना है। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है तुम्हारा? तुमको 10,20,000 रुपीज चाहिए रहेंगे। तो ये 10,20,000 कहाँ से आएगा? ये 10,20,000 तुमको लिसा और निशा देंगे। तो लिसा कितना देगी, निशा कितना देगी, उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन में ये बोला रहता है। तो वो इस तरीके से पैसा लेके आएंगे कि इनका कैपिटल न्यू PSR के जैसे हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिसा एंड निशा का जो न्यू रेशियो है वो तो है तुम्हारा 2:1। लिसा का तुम्हारा अभी का अगर हम कैपिटल निकालते हैं तो लिसा का एट प्रेजेंट कैपिटल है तुम्हारा, चेक करेंगे तो तुम्हारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14,40,000 माइनस 80,000 डेबिट साइड का टोटल है, ये आ जाएगा तुम्हारा 13,60,000। और निशा का कैपिटल देखेंगे अभी हम, तो निशा का कैपिटल क्रेडिट साइड का टोटल है 3,80,000 माइनस 40,000 डेबिट साइड का टोटल है, ये हो रहा है तुम्हारा 3,40,000। तो एट प्रेजेंट अभी इनका कैपिटल कितना है? 17 लाख है टोटल मिलाकर। अब ये दोनों मिलके 10,20,000 और लेके आएंगे तभी हम मोनिका को पे कर पाएंगे इन कैश। तो 10,20,000 पैसा इनको लाना है तो इनका कैपिटल और इंक्रीज हो जाएगा। तो 10,20,000 जो पैसा लाने का है उस पैसे को भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 27,20,000। ये इनका टोटल क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। अब इस 27,20,000 में से हम क्या करेंगे? इसको लिसा एंड निशा में डिवाइड कर देंगे, जो इनका रेशियो है दैट इज 2:1 पे। मतलब 27,20,000 का 2/3 लिसा का क्लोजिंग कैपिटल होगा और इसी का इंटू 1/3 निशा का क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में लिसा का अमाउंट लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में निशा का अमाउंट लिख देंगे। अब जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा बैलेंस बचेगा, ये लिसा और निशा बाय कैश लेके आएंगे, ये तुम्हारा रहेगा बैलेंसिंग फिगर। जब दोनों साइड को हम टैली करेंगे यहाँ पे तुम्हारा कैश कितना कितना लेके आएंगे वो हमारा निकल जाएगा। ये तुम्हारा केस नंबर 3 है। और यहाँ पे जो हम मोनिकाज लोन लिखे थे, कि मोनिकाज लोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा, बिकॉज हम कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक हो जाएगा। केस नंबर 4 इससे मिलता जुलता है। केस नंबर 4 में यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा बोला होगा। हमने यहाँ पे क्या किया कि 40,000 जो कैश था हमारा उसको माइनस कर दिया और 160 पे करने का था, तो रिमेनिंग 120 निकला।
उस 120 को हमने यहाँ पे ऐड किया कि 120 इनको लाना पड़ेगा। बट केस नंबर 4 पे यहाँ पे ये बोल सकता है कि तुमको मिनिमम कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोल दिया कि तुमको 60,000 कैश मेंटेन करना है, 60,000 का कैश मेंटेन करना है। तो अब उस केस में यहाँ तो 40,000 तुमने पहले माइनस कर चुका था, बैलेंस जीरो कर दिया, तभी 120 देने का बचा, और अब 60,000 और चाहिए क्योंकि ये हमको मेंटेन करना है, तो ये लोग और 60,000 लेके आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 27,80,000 तुम्हारा हो जाएगा तो क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे यहाँ पे इनको 2:1 पे, और ये होगा उनका क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे जितना कैश एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा उस कैश को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और वो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल का टोटल आ जाएगा। फिर उनको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो केस 3 और केस 4 बहुत सिमिलर है, बस वहाँ पे केस नंबर 3 पे कैश मेंटेन करने के लिए नहीं बोला होगा, केस नंबर 4 पे कैश को मेंटेन करने बोला हुआ होगा। अब लास्ट है हमारा केस 5। केस 5 में क्या है, केस 5 बहुत ही सिंपल है। केस 5 में ये बोला रहता है कि जो तुम्हारा पार्टनर के रिटायर होने से पहले जितना तुम्हारा कैपिटल है उतना कैपिटल रहेगा रिमेनिंग पार्टनर का। मतलब क्या, अगर इस क्वेश्चन में हम चेक करें तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल कितना है, 31,60,000। टोटल कैपिटल हमको 31,60,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोला हुआ क्वेश्चन में कि मोनिका के जाने के बाद भी लिसा और निशा का क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, टोटल मिलाकर 31,60,000 होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 31,60,000 को हम लिसा एंड निशा में शेयर कर देंगे। लिसा का रहेगा 2/3 एंड निशा का रहेगा 1/3। ये इनका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को हम यहाँ पे ऊपर शो कर देंगे, यहाँ पे ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इधर कैश में लेके आएंगे वो लोग, इतना पैसा लाना पड़ेगा, या उसको करंट अकाउंट से हम एडजस्ट करके उसको टैली कर देंगे। और फिर जो नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा बैलेंस शीट बनाने का रहेगा। तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं होती है, एज इट इज तुमको अमाउंट लिख देना है, जिसको रिवैल्यू किया हो उस रिवैल्यूएट अमाउंट को लिख देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे लिख देंगे। लायबिलिटी में क्या चेंजेस आए चेक करेंगे, एसेट में क्या चेंजेस आए चेक करेंगे, एंड उस चेंज्ड अमाउंट को वहाँ पे शो कर देंगे। तुम्हारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी। तो टोटल तुम्हारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में इतना ही है। बट डेथ के केस में एक छोटा सा एडजस्टमेंट हमको और करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हमने लिखा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने यहाँ पे कैश में दिया, या हमने उसको क्या किया, लोन अकाउंट में डाल दिया। बट डेथ के केस में अगर डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है हम उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। जो पर्सन की डेथ हो गई है हम उसको पैसा कैसे देंगे, तो उसके बदले किसी और को पैसा पे करेंगे। इसलिए यहाँ पे जैसे मोनिका छोड़ के जा रही है तो हम मान लेते हैं मोनिका की डेथ हो गई। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोनिकाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हम जो पैसा देंगे 10,60,000 किसको देंगे, मोनिकाज एग्जीक्यूटर को देंगे। ये ना मोनिकाज लोन में जाएगा ना डायरेक्ट कैश में जाएगा, मोनिकाज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे एंड फिर मोनिकाज एग्जीक्यूटर से हम उसको पे कर देंगे। चाहे वो पार्ट पार्ट में पे कर रहे हैं या एक साथ पे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो अब हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर कंप्लीट हो गया। प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।